नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज 28 मई 2021 को जीएसटी काउंसिल की 43वीं मीटिंग संपन्न हुई, जिसके अंदर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें एक एमनेस्टी स्कीम का भी प्रस्ताव है और आगे के पीरियड के लिए लेट रिटर्न फाइलिंग की पेनल्टी रिड्यूस करने का भी प्रस्ताव है। उनके बारे में आज के अंक में चर्चा करते हैं। जीएसटी काउंसिल की 42वीं मीटिंग के बाद लगभग 7-8 महीने के पश्चात यह 43वीं मीटिंग हुई है। इस देरी का मुख्य कारण फरवरी में बजट के कारण व्यस्तता और उसके बाद में 5 राज्यों में चुनाव के कारण से यह जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं हो पाई। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए जो भी आवश्यक दवाइयां, वस्तु, इक्विपमेंट, उनके इंपोर्ट को काफी सरल कर दिया गया। उनके ऊपर ड्यूटी भी एग्जम्प्ट की गई। उसमें बेसिक कस्टम्स ड्यूटी तो कई वस्तुओं पर बिल्कुल ही एग्जम्प्ट कर दी गई और आईजीएसटी में से एग्जम्पशन एडहॉक एग्जम्पशन ऑर्डर नंबर 4 ऑफ 2021 जारी करके दिया, जिसमें कंडीशन यह थी कि विदेश में से माल फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया में आना चाहिए और इंडिया में भी वह फ्रीली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, फ्री के अंदर। यहां पर एक सवाल यह था कि यदि फॉरेन में से पेमेंट बेसिस पर वस्तुएं लाकर इंडिया में फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे, दान करना चाहे, तो उस पर आईजीएसटी में से एग्जम्पशन नहीं मिलता था एडहॉक एग्जम्पशन के अंतर्गत। हालांकि गुजरात ने, हरियाणा ने, इस प्रकार कई राज्यों ने अपने राज्य स्तर पर उसका रीइंबर्समेंट करने का रिजोल्यूशन या नोटिफिकेशन जारी किया था। अब यह आईजीएसटी में से एग्जम्पशन देने का प्रस्ताव है यदि विदेश में से पेमेंट बेसिस पर भी वस्तुएं मंगाई जाती है और वह फ्रीली डोनेट की जाती है, तो उनको आईजीएसटी में से एग्जम्पशन दिया जाएगा। जो भी कोविड-19 से रिलेटेड 18-19 वस्तुएं हैं, जो पूरा लिस्ट दिया हुआ है उनको, और यह जो एग्जम्पशन है उसे 31 अगस्त 2021 तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस नाम की एक बीमारी है, जो कोविड होने के बाद उसकी संभावना काफी बढ़ जाती है, कई राज्यों में इसे पेंडेमिक भी घोषित किया है, तो उसकी जो दवाई है एम्फोटेरिसिन बी, उसको भी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में से और आईजीएसटी के भुगतान में से माफी देने का प्रस्ताव है। जो भारत के अंदर ही वस्तुएं निर्मित हो रही है कोविड-19 से रिलेटेड, उन पर एग्जम्पशन देना या नहीं देना यह काफी पेचीदा मसला है। इसलिए उस पर आज की मीटिंग में कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन उसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एक बनाया है जो कि अगले 10 दिनों में यानी 8 जून 2021 तक अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा। यह पेचीदगियां क्या है उसके बारे में एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूं कि कई बार एग्जम्पशन देने से वह वस्तु सस्ती होने के बजाय महंगी भी हो सकती है। उसके अलावा जो दूसरा एक कंसिडरेशन आज के जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आया कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ज्यादातर वैक्सीन खरीद रही है, तो जो जीएसटी का भुगतान भी कर रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है और वह रेवेन्यू भी वापस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास ही आ रही है। तो यदि एग्जम्पशन दे भी दिया जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यदि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो वैक्सीन या अन्य कोविड-19 से रिलेटेड वस्तुएं खरीदेंगे, तो क्या उसका बेनिफिट जो पेशेंट है, अल्टीमेट कंज्यूमर जिसे हम कहते हैं, जिस पेशेंट को वैक्सीन लगना है या जिसको ये इक्विपमेंट्स उपयोग में आने हैं, उस तक यह बेनिफिट पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा और कैसे पहुंचाना, उसी के कारण से यह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है जो ये सब बारीकियों को समझ के अपना रिपोर्ट देंगे। उसके अलावा जो इंडिविजुअल आइटम्स है उन पर कैसे एग्जम्पशन देना, उसका भी निर्णय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर करेगा। आपको ज्ञात होगा अभी जो
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि यदि विदेश से एज अ फ्री गिफ्ट मंगाया जाता है तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लेना है। तो हाल फिलहाल तो वह जजमेंट वैलिड है, लेकिन क्या इसी प्रकार अन्य वस्तुओं पर भी उस जजमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं या कोई नोटिफिकेशन जारी करके इस प्रकार का एग्जम्पशन देना, वो सभी चीजें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा। लिम्फेटिक फिलारिसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए एक डीईसी टैबलेट होती है, डी इथाइल कार्बामेजाइन, जो इस बीमारी में उपयोग में आती है, उस पर जीएसटी का दर 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा कुछ क्लैरिफिकेशंस या क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट्स करने का भी प्रस्ताव है। जो वस्तुएं रिपेयर करवाने के बाद री इंपोर्ट की जाती है, तो रिपेयरिंग का जो वैल्यू है उस पर आईजीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। और स्प्रिंकलर्स या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स के पार्ट्स हैं, वह चाहे अलग से भी सप्लाई किए जाते हैं तो भी उन पर जीएसटी का रेट 12% ही लगेगा, ना कि 18%। यह भी क्लैरिफिकेशन जारी किया जाएगा। सर्विसेज के बारे में कई क्लैरिफिकेशंस देने के लिए इस 43rd मीटिंग के अंदर निर्णय लिया गया है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या आंगनवाड़ी होती है, उन्हें भोजन सप्लाई करने की सर्विस है, जिसमें मिड डे मील भी इंक्लूडेड है, वह एग्जम्प्टेड है, चाहे उसका भुगतान गवर्नमेंट की ग्रांट में से किया जा रहा हो या कोई कॉरपोरेट उसका लिए डोनेशन कर रहे हो। यह स्पष्टीकरण अभी इश्यू किया जाएगा। जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या उसी की तरह के अन्य सेंट्रल या स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स हैं, जो अलग अलग तरह की एग्जाम्स लेते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं, जिसके लिए फीस चार्ज करते हैं, उस सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, वह एग्जम्प्ट है। यह भी स्पष्टीकरण दिया जाएगा। जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विस है, लैंड ओनर्स और डेवलपर मिलकर कोई स्कीम डेवलप करते हैं, जिसके अंदर कुछ अपार्टमेंट्स लैंड ओनर को दिए जाते हैं, उसे लैंड की कीमत के बदले में कुछ अपार्टमेंट्स दिए जाते हैं। उन अपार्टमेंट्स पर जो प्रमोटर डेवलपर है वह जीएसटी भरता है। अब यदि वह लैंड ओनर प्रमोटर भी उन फ्लैट्स को आगे बेचता है या उन अपार्टमेंट्स को आगे बेचता है, तो जो प्रमोटर डेवलपर ने जीएसटी भरा है उसकी जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट यह लैंड ओनर प्रमोटर ले पाएगा। इस प्रकार का स्पष्टीकरण अब दिया जा रहा है। एमआरओ सर्विस, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विस, इसके लिए भारत को एक हब बनाने की दिशा में सरकार का प्रयास है। एविएशन सेक्टर में एमआरओ सर्विस को जीएसटी में काफी छूटछाट दी गई है। उसी लाइन पर अब जो शिप्स या वेसल्स को एमआरओ सर्विस दे रहे हैं, उन्हें भी छूटछाट दी जाएगी, ताकि एविएशन सेक्टर के इक्विवेलेंट उनको बेनिफिट्स मिले। इस दिशा में जो शिप्स और वेसल्स को मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विस देंगे, उस पर जीएसटी का रेट घटाकर 5% किया जाएगा, जो अब तक 18% था। प्लेस ऑफ सप्लाई, जो रिसिपिएंट्स ऑफ सर्विस है, उसे माना जाएगा। तो यदि कोई फॉरेन का वेसल है, वह इंडिया में आकर उसका मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ओवरहॉल होता है और वह विदेश में चला जाता है, तो क्योंकि रिसिपिएंट ऑफ सर्विस विदेश में स्थित है, तो इस प्रकार के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉल को एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो एमआरओ यूनिट्स हैं शिप्स एंड वेसल्स के लिए, उनको यह बेनिफिट होगा। जो मिलिंग ऑफ व्हीट या पेडी, गेहूं या धान, चावल को आटे में परिवर्तित करने की सेवाएं जो देते हैं, उसमें कुछ मिनरल्स वगैरह भी डालकर फोर्टिफाइड करते हैं,
और इस प्रकार का फोर्टिफाइड आटा सरकार को या लोकल अथॉरिटी को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत वितरण करने के लिए दिया जाता है, वह जीएसटी में से एग्जम्प्ट है। लेकिन उसमें शर्त यह है कि जो वस्तुएं मिलाई जाती है, जो मिनरल्स मिलाए जाते हैं, उसका वैल्यू इस पूरी सर्विस में 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि वैल्यू 25% से ज्यादा है तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। यदि रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए एन्युइटी पेमेंट्स रिसीव किया जाता है तो उस पर जीएसटी पेएबल है। जो रोड या ब्रिज को उपयोग में लेने के लिए एन्युइटी पेमेंट रिसीव किया जाता है उसके ऊपर जीएसटी एग्जम्प्ट है, लेकिन वह एग्जम्पशन रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एन्युइटी पेमेंट रिसीव होता है उसके ऊपर लागू नहीं पड़ता। यदि गवर्नमेंट एंटिटी रोपवे कंस्ट्रक्शन करने की सर्विस अदा करती है तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा। यह भी स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। कोई सरकार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को लोन के लिए गारंटी देती है तो उस गारंटी की सर्विस को जीएसटी में से एग्जम्पशन मानना है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जो टैक्स पेयर्स ने फॉर्म जीएसटीआर 3B कुछ समय के लिए फाइल नहीं किया है या जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से लेकर अब तक फाइल नहीं किया है, उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए यह एक बहुत ही बढ़िया एमनेस्टी स्कीम का निर्णय जीएसटी काउंसिल ने लिया है। इसके अंतर्गत जो टैक्स पेयर्स हैं जिनका रिटर्न के अंदर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, उस पे पर रिटर्न लेट फी 500 रुपया ही लागू होगी। 250 रुपया सीजीएसटी का और 250 रुपया एसजीएसटी का। जहां पर टैक्स लायबिलिटी है वहां पर रिटर्न मैक्सिमम 1000 रुपये का लेट फी लागू होगा। लेकिन इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए जितने भी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करना बाकी हैं वे सारे रिटर्न 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में फाइल कर देना आवश्यक है। तो यह जो स्कीम है इसका जो भी टैक्स पेयर जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करना बाकी रह गया हो वो उसका भरपूर लाभ उठाएं और आगे से रेगुलर बिजनेस करें। शायद इतनी बढ़िया स्कीम भविष्य में न आए। पुराने पीरियड के लिए एमनेस्टी स्कीम लाने के साथ ही साथ भविष्य के लिए भी लेट फी में काफी कमी की जा रही है और यह लेट फी भी एसएससी के टर्नओवर के बेस पर निश्चित की जा रही है, जिससे छोटे करदाता को लेट फी का बर्डन कम रहे और बड़े करदाता ज्यादा लेट फी भरे। इस प्रकार का यह प्रस्ताव है। इसमें यदि जीएसटीआर 3B के अंदर टैक्स लायबिलिटी नील है या आउटवर्ड सप्लाईज जीएसटीआर 1 में नील है तो मैक्सिमम लेट फी 500 रुपया नक्की किया जा रहा है। इसके अलावा यदि नील टैक्स लायबिलिटी नहीं है या नील आउटवर्ड सप्लाई नहीं है जीएसटीआर 1 में, तो जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ रुपए तक का था उनको मैक्सिमम लेट फी ₹2000 पे करनी होगी। 1000 रुपया सीजीएसटी का प्लस 1000 रुपया एसजीएसटी का। जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है उनके लिए लेट फी मैक्सिमम ₹5000 निर्धारित की जा रही है। 2500 रुपया सीजीएसटी प्लस 2500 रुपया एसजीएसटी। और जिन टैक्स पेयर्स का पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा था उनके लिए लेट फी महत्तम 10,000 रुपये नक्की की जा रही है। 5,000 रुपया सीजीएसटी प्लस 5,000 रुपया एसजीएसटी। यहां पर इक्वालिटी का सवाल इसलिए नहीं आएगा, किसी के मन में यह हो सकता है कि आर्टिकल 14 के तहत सभी टैक्स पेयर्स को इक्वालिटी
का बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि यह जो इंटेलिजेंट डिफरेंशिएशन है वह करने की छूट देते हैं। स्मॉल टैक्स पेयर्स को कम लेट फी और बड़े टैक्स पेयर को ज़्यादा टैक्स फी, इस प्रकार की यह स्कीम आगे से लागू होगी। इसी प्रकार से जो फॉर्म GSTR 4 है, एनुअल रिटर्न बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर्स, उसमें लेट फी 500 रुपये पर कैप की जाएगी यदि टैक्स लायबिलिटी नील है, और यदि टैक्स लायबिलिटी है तो मैक्सिमम लेट फी 2000 रुपये तक लागू होगी। फॉर्म GSTR 7 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो करते हैं उनको फाइल करना होता है। इस केस में लेट फी पर डे घटाकर 50 रुपये की जाएगी, 25 रुपया CGST प्लस 25 रुपया SGST, और मैक्सिमम 2000 रुपया पर रिटर्न लेट फी रहेगी। ये जो सारे रिडक्शन इन लेट फी के प्रस्ताव है वह प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड के लिए होंगे, आगे के टैक्स पीरियड के लिए। पुराने टैक्स पीरियड के लिए जो एमनेस्टी स्कीम आएगी GSTR 3B के लिए वही लागू होगी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण से देश के कई हिस्सों में संपूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया था। उसी के कारण से 1 मई 2021 को कई नोटिफिकेशन जारी करके कुछ रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिए थे। लेट फी में से वेवर दिया था, यदि लेट पेमेंट ऑफ टैक्स होता है GST का तो उसमें इंटरेस्ट रेट में से छूट छाट दी थी। उसी क्रम को आगे रखते हुए जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर ₹5 करोड़ से कम है, उनको शुरुआत के 15 दिन के लिए, मार्च और अप्रैल महीने के टैक्स पीरियड में शुरुआत के 15 दिन के लिए इंटरेस्ट रेट नील रहेगा यदि वो फॉर्म GSTR 3B फाइल करते हैं या PMT 06 चालान से पेमेंट करते हैं। उसके बाद में मार्च महीने के लिए 45 दिन का डिले 9% इंटरेस्ट रेट लागू होगा, और अप्रैल महीने में 30 दिन के डिले का 9% इंटरेस्ट रेट लागू होगा। शुरुआत के 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके बाद के मार्च महीने के लिए 45 दिन और अप्रैल महीने के लिए 30 दिन का 9%। जो लेट फी में से वेवर की पहले घोषणा की थी 30 दिन की, उसके बदले में अब मार्च 21 के लिए 60 दिन और अप्रैल 21 के लिए 45 दिन का लेट फी में से वेवर दिया जा रहा है GSTR 3B फाइल करने पर। और जो CMP 08 कंपोजिशन टैक्स पेयर्स जो स्टेटमेंट फाइल करते हैं उसमें भी शुरुआत के 15 दिन के लिए इंटरेस्ट रेट नील और उसके बाद के 45 दिन के लिए 9% इंटरेस्ट रेट लगेगा मार्च 2021 के क्वार्टर एंडिंग के लिए CMP 08 फाइल करने के लिए। स्मॉल टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है, उनके मार्च और अप्रैल 21 में जो पहले छूटछाट दी थी उसमें और आगे छूटछाट देने का प्रावधान किया। उसके अलावा मई 21 के लिए भी और छूटछाट देने के लिए प्रस्ताव है। शुरुआत के 15 दिन के डिले के लिए GSTR 3B और PMT 6 चालान से पेमेंट करने पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और उसके बाद के 15 दिन के डिले के लिए 9% इंटरेस्ट लगेगा मई 2021 के लिए। इसके अलावा फॉर्म GSTR 3B लेट फाइल करने पर 30 दिन तक लेट फी में से वेवर किया जाएगा। जो 5 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले लार्ज टैक्स पेयर्स हैं, उन्हें भी मई 2021 के लिए डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए शुरुआत के 15 दिन के लिए इंटरेस्ट रेट 9% लगेगा, उसके बाद तो रेगुलर 18% इंटरेस्ट लगेगा। और मई 21 के लिए भी फॉर्म GSTR 3B फाइल करने में 15 दिन के लिए लेट फी में से वेवर दिया गया है। इसके अलावा भी काफी रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं। GSTR 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी मई 2021 के लिए 15 दिन का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के लिए कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के द्वारा GSTR 4 फाइल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ाया जा रहा है। मार्च 2021 के क्वार्टर के लिए
ITC 04 फाइल करने की ड्यू डेट को 30 जून 2021 तक बढ़ाया जा रहा है। रूल 36 का सब रूल 4, जिसके तहत ITC अवेल करने के लिए हमारा जो GSTR 2A के अंदर जितनी ITC हमें दिखती है उसका 5% ही एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं। उस रूल को मंथ टू मंथ बेसिस पर गिनने के बजाय अप्रैल, मई और जून का क्यूम्युलेटिव बेसिस पर गिना जाएगा और जून 2021 के रिटर्न में हमको यह देखना है कि अप्रैल, मई और जून का तीनों का टोटल मिलने के बाद में हम मैक्सिमम 5% ज़्यादा ITC ले सकते हैं। जो कंपनीज अपना रिटर्न फाइल कर रही है उनको 31 अगस्त 2021 तक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से रिटर्न फाइल करने के बदले इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से रिटर्न फाइल करने की भी छूटछाट दी जा रही है। नोटिफिकेशन 14 ऑफ 2021 दिनांक 1 मई 2021 से कई एक्शंस के लिए, अपील फाइल करने के लिए, एप्लीकेशंस करने के लिए, नोटिस इश्यू करने के लिए, जिनकी समय सीमा 15 अप्रैल से 30 मई के बीच में फॉल होती हो, उसे बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया था। उसे अब आगे बढ़ाकर 15 अप्रैल से 29 जून 2021 के बीच में यदि कोई डेट फॉल होती हो तो उसे एक्सटेंड करके 30 जून 2021 तक करने का प्रस्ताव है। इसके साथ में यह भी स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, अभी 27 अप्रैल 2021 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराने मार्च 2020 के ऑर्डर को फिर से रिस्टोर कर दिया और अपील फाइल करना, एप्लीकेशन करना इत्यादि के लिए समय सीमा अगले ऑर्डर तक बढ़ा दी है। तो जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वह ऑर्डर लागू है तो वहां पर वह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू माना जाएगा। इस बारे में CBDT ने तो सर्कुलर नंबर 10 ऑफ 2021 दिनांक 25 मई 2021 जारी कर दिया था, लेकिन अब GST काउंसिल यह स्पष्टीकरण दे रही है तो उस हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रिवेल करेगा। वर्ष 2020-21 के एनुअल रिटर्न फाइल करने में भी करदाता को काफी सुविधा हो, इसके लिए भी कई निर्णय लिए गए हैं। सेक्शन 35 और सेक्शन 44 CGST एक्ट 2017, उसमें फाइनेंस एक्ट 2021 से संशोधन कर दिया गया है। इसके बारे में मैं वीडियो एक पहले बना चुका हूं। इन सेक्शंस के अमेंडमेंट को अब नोटिफाई कर दिया जाएगा जिससे वे लागू हो जाएं, और ऐसा करने से टैक्स पेयर्स फॉर्म GSTR 9C को सेल्फ सर्टिफाई कर पाएंगे। उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक का है उनके लिए फॉर्म GSTR 9 या 9A वर्ष 2020-21 के लिए फाइल करना ऑप्शनल रहेगा। वे चाहें तो फाइल कर सकते हैं, न चाहे तो नहीं करें। और जो टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है उन्हीं को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन फॉर्म GSTR 9C फाइल करना होगा। 5 करोड़ से कम के टर्नओवर वाले करदाता को फॉर्म GSTR 9C फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट 2017 में भी अमेंडमेंट तो फाइनेंस एक्ट 2021 से कर दिया गया है, जिसके अनुसार 1 जुलाई 2017 से जो नेट कैश पेमेंट करना है उसी पर डिलेड पेमेंट के लिए इंटरेस्ट लागू होगा, ना कि पूरी टैक्स लायबिलिटी पर। हालांकि यह अमेंडमेंट भी अभी तक नोटिफाई हुआ नहीं है, इसलिए लागू नहीं हो पाया है। इसे भी यथाशीघ्र नोटिफाई किया जाएगा। अदर मेजर्स में जो अभी का GSTR 1 और GSTR 3B रिटर्न है, इसी को डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम्स GST के लिए अपनाने का GST काउंसिल ने रेकमेंडेशन दिया है। आपको ध्यान होगा ओरिजिनल जो रिटर्न की स्कीम थी वह GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3 की रिटर्न स्कीम थी।
जिसमें आमने सामने इनवॉइस मैचिंग होना था, उसे अब यहाँ पर तिलांजलि दे दिया गया है और GSTR 1 और GSTR 3B का जो कॉम्बिनेशन है उसी को डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम माना जाएगा। तो ये सारे GST काउंसिल के 43वीं मीटिंग के निर्णय हैं। इन निर्णय के लिए नोटिफिकेशंस जारी किए जाएंगे, सर्कुलर जारी किए जाएंगे या लॉ में अमेंडमेंट किया जाएगा। वह जब भी होगा तब आपके पास इसकी और अधिक जानकारी लेकर हम आएंगे। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।